चैप्टर के स्टार्टिंग में लुमिनल सोच रहा होता है कि जिस खंडर में मैं आज गया था वो कम से कम 6 सालों पुराना है। जो पुराने ग्लिप्स हैं और पर्डियम मैजिक स्टोन्स के अवशेष हैं वो इसके सबूत हैं। जो पर्डियम है उसके पास एक अनोखी विशेषता है जिससे वो मानव को आसानी से कंडक्ट कर सकता है। इस कारण पहले के समय में इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुदाई की जाती थी, जिस कारण वो अभी पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट ही हो गया है, मतलब लगभग ख़त्म हो गया है। जो लोग वहां पर गए थे उन्होंने काफी सारे निशान छोड़े हैं खुदाई के। फिर वो उन लोगों को याद करते हुए सोचता है कि लेकिन वो वहां पर बस बचे हुए माना स्टोन्स को लेने तो नहीं गए होंगे, तो फिर वो वहां से क्या लिए होंगे। तभी जो बैरन है वो कहता है कि प्रिंस लुमिनल, मैं परेशान था कि मैंने आपको काफी ज्यादा परेशानियों से गुजारा यहाँ पर आपको बुलाकर। तो लुमिनल कहता है कि ये तो ड्यूटी है रॉयल्स का उनके किंगडम की रक्षा करना। तो कहता है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर मेरी ज़मीन की रक्षा करने के लिए आए हैं। मैं श्योर हूँ कि यहाँ के लोग भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आभारी होंगे। जो मेरे बेटे हैं उनको भी ऐसा ही लगता है। तभी उसकी एक बेटी कहती है कि आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया योर हाइनेस, और दूसरी कहती है आप काफ़ी ज़्यादा दयालु हैं जैसे कि रूमर्स कहते हैं। फिर उन लोग कहने लगते हैं कि आपने आसपास के जो मॉन्स्टर्स हैं उनका भी ख्याल रख लिया, और आपने जो खंडर है उसको भी खुद से देखा, क्योंकि आपको एशियन लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से आता है, आप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो लुमिनल थैंक यू करता है और सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा थकान भरा है। उन्हें अच्छे से पता है कि जो मॉन्स्टर्स हैं उनका ख्याल सर क्लान ने रखा था। तभी वो कहने लगती हैं कि मैं देख सकती हूँ क्यों सारी औरतें आपके प्यार में पड़ रही हैं, आप काफ़ी ज़्यादा बहादुर हैं। तो फिर वो सोचता है कि ऐसा नहीं है कि उन लोग मेरे मदर के फेवर को जीत जाएंगे ऐसे मेरी तारीफ करके। तभी वो कहती हैं कि लेकिन आप इतने ज़्यादा अच्छे कैसे बने एशियन लैंग्वेज में। तो लुमिनल कहता है ये मेरा बचपन से ही सपना था, एक स्कॉलर बनना जो कि इन खंडरों के बारे में पढ़ता है, जो पेड़ की जड़ें हैं जो कि खंडर और जमीन से बाहर आती थी, और वो खंडर जो कि समय के साथ घिस गए थे। मुझे मिस्टीरियस दुनिया के बारे में पढ़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता था, और अगर मैं किसी चीज में पड़ जाऊं तो मैं उसे तब तक नहीं छोड़ता था जब तक मुझे उसके बारे में सारी चीजें ना पता हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ मेरे दुश्मनों को मुझसे डर लगने लगा, क्योंकि इसका मतलब ये था कि उन्हें किसी ऐसे से लड़ना पड़ता जिन्हें उनके बारे में सब कुछ पता था। वेल, मैं श्योर हूँ कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है माय लॉर्ड। हम देखते हैं बैरन को जिसको काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है। अगले सीन में हम लुमिनल को अपने कमरे पे देखते हैं। सर क्यान कहते हैं कि आपने काफी ज्यादा अच्छा किया योर हाइनेस। तो लुमिनल कहता है कैपिटल में चीजें कैसी हैं। तो वो बताते हैं कि प्रिंस लैंड स्पिरिंग के लिए दूसरे लोगों के साथ जा चुके हैं, लेकिन प्रिंसेस मैरियानी भी गई हैं। तो ये सुन के लुमिनल शॉक हो जाता है और सोचता है कि इसका मतलब ये जरूर है कि ड्यूक रेडिफिन ने अपनी चाल चल दी है। कितना ज्यादा फनी है। ऐसा लगता है कि ये कल ही के बात है जब वो मेरा पीछा किया करती थी सोचकर कि मैं उसका बायोलॉजिकल भाई हूँ, लेकिन अब मुझे उसके साथ गद्दी के लिए लड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारे जो रास्ते हैं वो काफी समय पहले ही अलग हो चुके थे। अब हमारे रिश्ते को सुधारा नहीं जा सकता है, बिल्कुल जिस तरह मैं अपनी माँ की नजरों से नहीं भाग सकता। मैरी एनी, तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? अगले सीन में हम एरिक शेरिन और लॉर्ड एबलव को देखते हैं। एरिक कहता है कि आप यहाँ पर हम लोग के साथ क्यों हैं लॉर्ड एबलव? तो वो कहते हैं ड्यूक रेडिफिन ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं भी तुम लोग के साथ जाऊं। उन्होंने मुझे प्रिंसेस का ख्याल रखने के लिए कहा है, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। तो उन लोग सोचते हैं कि तो वो यहाँ पर प्रिंसेस के ऊपर देखने के लिए आए हैं। फिर वो कहते हैं कि और हाँ, हालांकि ये बात ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जब प्रिंसेस मैरियानी के साथ में आने की खबर स्पिरन तक पहुंची तो जो किंग रहना है उन्होंने पर्सनली उत्सुकता दिखाई। ये सुनने के बाद लोग शॉक होते हुए कहते हैं कि जो किंग है स्पिरन के उन्होंने खुद से, लेकिन वो तो फेमस है अपनी महानता के लिए। तो एवलव कहते हैं कि हाँ, मैंने मान लिया कि उन्होंने थेबेस रिवर के बैठक के बारे में पता लगा लिया था। जो हिज मैजेस्टी हैं वो हर हाइनेस को एक नई उमंग की तरह देख रहे हैं इस मिशन के साथ, और जो ड्यूक रेडिफिन है वो इस चांस का इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रिंसेस मैरियानी को क्राउन प्रिंसेस की तरह दिखाने के लिए, पेंडन वालों को और दूसरे किंगडम को भी। ऑफ कोर्स ये तभी हो सकता है जब ये मिशन अच्छा जाए। तो शेरिंग कहता है मुझे लगता
है कि हम लोग इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं और एरिक सोचता है कि ऐसा लगता है कि फादर अपनी चाल अब चलने वाले हैं, लेकिन क्या प्रिंसेस मैरियानी को भी यही चाहिए? फिर एवलप कहते हैं कि क्योंकि चीजें इस तरह दिख रही हैं तो ड्यूक रेडिफन ने तुम दोनों के लिए भी कुछ कहा है। वो चाहते हैं कि तुम लोग प्रिंसेस के सिक्योरिटी में काफी ज्यादा ध्यान दो। पहले भी एक दुर्घटना हो चुकी है और अभी भी चांस है कि जो क्वीन के आदमी है वो कुछ कर सकते हैं। तो फिर शेरिन और एरिक कहते हैं कि हम समझ गए। तभी सारा भागते हुए आती है और चिल्लाती है कि एक इमरजेंसी है, प्रिंसेस खतरे में है। अगले सीन में वो लोग भागते हुए सोच रहे होते हैं कि हमें अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए था, बस इस कारण कि हम लोग समुद्र के बीच में है, वो कभी भी हो सकता है। फिर उन लोग प्रिंसेस को देखते हैं कि प्रिंसेस तो बस शिप के उस वाले पार्ट पे बैठी हुई होती है। वो देखकर उन लोग शॉक हो जाते हैं। जो सारा है वो कहती है कि नीचे आ जाइए प्रिंसेस, और कैप्टन कह रहा होता है कि अगर आप फिसल गई तो आप गिर जाएंगी। फिर गैस्टन कहता है कि जॉन ये तुम्हारी गलती है उन्हें ऐसे उत्साहित करने के लिए। तो जॉन कहता है किससे पता था कि वो सच में वहां पर चली जाएंगी। तो कैप्टन कहते हैं अपने एक्शंस के लिए पश्चाताप करो तुम दोनों। तो फिर जो गैस्टन वो कहता है कि ऐसा मत कहिए कि आपकी कोई गलती ही नहीं है, आप थे जिन्होंने इसके पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कैप्टन। फिर हम एरिक को देखते हैं जो कि गुस्से में सोच रहा होता है कि मुझे पता था, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि वो अपने आप को परेशानी में नहीं डालती है। और हम शेरिक को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा घबराहट हो रही होती है। वो सोचता है कि मैंने उन्हें पेड़ पे चढ़ना सिखाया था, इससे उसको कोई भी लेना देना नहीं है ना। तभी कैप्टन कहते हैं कि आप वहाँ पर गई भी कैसे? तो प्रिंसेस कहती हैं कि मैं तो पेड़ पे भी चढ़ सकती हूँ, इससे मुझे डर नहीं लगता। तो शेरिन सोचता है कि नहीं, इसका तो लेना देना है। तभी कैप्टन कहता है कि हिलिए मत, वहीं पे खड़े रहिए। और प्रिंसेस सोचती हैं कि इतना ज्यादा भगदड़ की हो रही है, मैं बस अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ अगर कुछ हुआ तो। हम देखते हैं कैप्टन को जो कि प्रिंसेस को प्लीज कह रहा होता है। प्रिंसेस देख के हंसती है और उसी के ऊपर डांस करने लगती है। देखकर कैप्टन का हालत खराब हो रहा होता है। फिर वो कहता है कि क्या आप ऐसे ही देखते रहेंगे, कुछ करिए सर एरिक। फिर कैप्टन कहते हैं कि हाँ, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सर एरिक है। और नाइट भी कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं। तो शेरिंग कहता है कि एरिक प्लीज कुछ करो। तो एरिक कहता है कि रुको रुको, मुझे ही क्यों करना है? तो फिर उन लोग कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्यों करना है? तुम हो जिसे सबसे कम परेशानी होगी अगर कुछ बुरा हो जाता है तो। ये सुनने के बाद जो एरिक है वो गुस्से में सोचता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, वहां पर कर भी क्या रही है। फिर ऊपर चढ़ने के बाद कहता है कि इतने सारे लोगों को परेशान करना बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए। फिर प्रिंसेस कहती है कि मैं बस आने ही वाली थी और उनके हाथ को पकड़ती है। तभी जो एरिक है वो उनके हाथ को खींचता है। ये देखने के बाद सब लोग सोचने लगते हैं कि कुछ तो होने वाला है, लेकिन एरिक उन्हें बच्चे की तरह उठा लेता है। ये देखने के बाद सबकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। फिर प्रिंसेस कहते हैं कि क्या मैं भारी नहीं हूँ? तो एरिक कहता है प्लीज ऐसा सवाल नहीं पूछिए जिसका जवाब आपको पहले से ही पता है। ये सुनने के बाद प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एरिक उन्हें शिप में पहुंचाने के बाद सोचता है कि मुझे खुश होना चाहिए कि हम लोग प्रिंस रैन से दूसरे शिप में हैं, वरना ये काफी बड़ी परेशानी हो जाती। तभी उन्हें नीचे कुछ काला काला दिखाई देता है और वो चिल्लाते हैं कि बैटल स्टेशंस। और इसके बाद जो शिप है उसके पर पूरे टेंटिकल से वार होने लगता है। गैस्टन प्रिंसेस को अंदर लेके जा रहा होता है, लेकिन प्रिंसेस उसका हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज्यादा अच्छी हूँ, मैं ऐसे अपने आप को छुपाना नहीं चाहती। तो गैस्टन कहता है मुझे पता है प्रिंसेस, लेकिन योर हाइनेस एक फिलक्रम से लड़ने में काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं। हमें एयर डिफेंस आर्टिलरी का इस्तेमाल करना पड़ता है और मैजिक का। हम देखते हैं कि सब लोग लड़ रहे होते हैं। फिर गैस्टन कहता है कि हम आपके बारे में ख्याल करते समय अपना बेस्ट नहीं दे सकते। तो प्रिंसेस कहती है लेकिन। तो गैस्टन कहता है प्लीज प्लीज हम लोग के ऊपर भरोसा कीजिए। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन के ऊपर एक टेंटिकल वार करता है। तभी उनके सामने एरिक आ जाता है। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले एक डीमन था जिसने खून की नदियां बहा दी थी ह्यूमन रियलम में, और उसका नाम था टैमन। जो इंसान थे वो टैमन को सील तो कर लिए थे, लेकिन काफी सारी कुर्बानियों के साथ। और उसके बाद से ब्लैक मैजिक को काफी ज्यादा नीचे देखा जाने लगा, क्योंकि ये डीमन से रिलेटेड होता था। जो ब्लैक मैजिशियंस थे उन्होंने काफी भीख मांगा कि ये काफी ज्यादा गलत है, लेकिन जो चीजें हैं वो और ज्यादा बेकार हो गई। बहुत समय बीत गया है जब ब्लैक मैजिक को भी दूसरे मैजिक की तरह एक्सेप्ट किया गया
था, लेकिन फिर भी इसे एक लंबा रास्ता तय करना है। फिर हम अभी प्रेजेंट के सीन में देखते हैं जो एरिक है वो सोच रहा होता है कि मैं इसे और समय तक नहीं संभाल सकता। फिर वो कहता है कि जाइए, लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और हिलने की हालत में नहीं होता है। तभी जो एरिक है उसके मुंह से खून निकलता है। शेरन चिल्लाता है कि एरिक। हम देखते हैं कि एरिक को एक टेंटिकल लाके लगा हुआ होता है। शेरन पूछता है कि स्टेटस रिपोर्ट, तो माइकेलो कहता है कि जो कैप्टन है वो बेहोश हो गए और जॉन कहता है लेकिन वो ठीक है। फिर शेरन एरिक से पूछता है कि एरिक क्या तुम ठीक हो? तो एरिक कहता है कि मैंने अपने गार्ड को डाउन नहीं किया था। तो शेरन कहता है ठीक है चलो तुम्हें ऊपर लेके जाते हैं। फिर जो एरिक है वो ऊपर उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि शेरन मैं लेफ्ट संभाल लूंगा और तुम राइट संभालो। तो शेरिंग कहता है कि मजाक मत करो, जो शिप है वो परेशानी में है उस गोल्डमी के कारण जो मॉन्स्टर ने निकाला है। ये जो ग्रीन ग्रेन दिख रहा है यही गोल्डमी है। फिर वो कहता है कि हमें काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है शिप को गार्ड करने में, मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं बचा पाऊंगा। तो एरिक कहता है हमें एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक मैजिक की जरूरत है। लॉर्ड एब्लोम है जो कि ये कर सकते हैं, लेकिन उनके जो हाथ है वो बंधे हुए हैं शिप को प्रोटेक्ट करने के कारण। हमें उन्हें समय देना पड़ेगा स्पेल को करने के लिए, और तुम्हें ये बात किसी और से ज्यादा अच्छे से पता है कि हम ही बस ये कर सकते हैं। तो शेरिंग कहता है कि तुम इतने ज्यादा जिद्दी क्यों हो, मैं तुम्हारा पीछा नरक तक करूंगा मजाक उड़ाने के लिए अगर तुम ऐसे मॉन्स्टर के द्वारा मारे जाते हो तो एरिक कहता है कि मैं भी। फिर वो लॉर्ड एब्लोव से कहते हैं कि लॉर्ड एब्लोव प्लीज अपने शील्ड को हटा दीजिएगा 3 की गिनती पे, शेरिन और मैं आपके लिए समय बचाएंगे। तो लॉर्ड एब्लोव कहते हैं कि सर एरिक मजाक मत कीजिए, आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। तो फिर एरिक हंसते हुए कहता है कि लॉर्ड एब्लोव मैं तो काफी समय पहले ही मर जाता अगर मैं ऐसे मॉन्स्टर को मुझे मारने देता तो। फिर ये सुन के लॉर्ड एब्लोव स्माइल करते हैं और शेरिन कहता है कि तुम अभी बस मरने ही वाले थे। तो एरिक कहता है कि चुप हो जाओ। फिर लॉर्ड एब्लोव कहते हैं कि काफी ज्यादा बेकार बात है कि कैसे हमारे पास दूसरा तरीका नहीं है। फिर एरिक कहता है तो 1 2 और 3, और फिर जो लॉर्ड एब्लोव है वो शील्ड को हटा देते हैं और टेंटिकल्स हर जगह पे वार करने लगते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि एरिक के चोट में से खून निकलने लगता है और एक टेंटिकल एरिक को पकड़ के खींचने लगता है। तो शेरन चिल्लाता है कि एरिक। तो एरिक कहता है कि अपने पोजीशन को पकड़े रहो, और उस मॉन्स्टर के मुंह को देखते हुए सोचता है कि अगर मैंने उसे छुआ तो मैं मर जाऊंगा। फिर शेरन चिल्लाता है कि लॉर्ड एब्लोव। तो वो कहते हैं कि मुझे अभी और समय की जरूरत है। फिर शेरन उसकी तरफ वार करने के लिए बढ़ता है, तभी कोई मॉन्स्टर की तरफ मैजिक से वार करता है और उसके क्रिस्टल को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि ये प्रिंसेस होती हैं। एरिक कहता है कि प्रिंसेस। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर से भी खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।